जो पेन है वो लिगेंड है, वो यहाँ से अटैक करेगा तो आपका जो ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, वो भी यहीं पर स्थित है, यहीं पर प्रेजेंट है, और यहाँ से ये आ रहा है भाई, दोनों में टकराव होने वाला है। क्या हो रहा है? दोनों में टकराव होने वाला है। जैसे टकराव हुआ एनर्जी बढ़ गई। आप यहाँ पर देखिए एनर्जी गैप कितना है, और यहाँ पर देखिए एनर्जी गैप कम हो गया, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है। वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप कम है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन T2 में जंप करके चला गया। उसके सो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपने इसके पहले पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने क्या पढ़ा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, ये और लिगेंड, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करता है सेंट्रल मेटल एटम को, ये आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो एक पॉजिटिव पार्ट की तरह, एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह काम करता है, और जो लिगेंड होता है वो एक नेगेटिव पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये पॉजिटिव पार्ट की तरह हो गया, और लिगेंड इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तभी तो सप्लाई कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है, तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्रिस्टल फील्ड होता क्या है, तो इसका नाम क्यों पड़ा? तो आपने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा होगा। सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस और Cl माइनस होता है। सोडियम प्लस एक केटायन की तरह हो गया, Cl माइनस एक एनायन की तरह हो गया, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो जस्ट लाइक ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल की तरह ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि आप देख रहे हो सोडियम प्लस की तरह ही सेंट्रल मेटल एटम में पॉजिटिव चार्ज हो गया, और लिगेंड की तरह ही Cl माइनस है, Cl माइनस की तरह ही लिगेंड में नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव पार्ट ये हो गया, सोडियम प्लस की जगह पे आपने इसको रख दिया, Cl माइनस की जगह पे आपने इसको रख दिया, तो इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड लगने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, और ये भी सोडियम क्लोराइड की तरह एक क्रिस्टल की तरह काम करने लगता है। इसलिए इस थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। ऐसा समझने कि इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह काम करता है। कौन? सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव पार्ट और लिगेंड नेगेटिव पार्ट की तरह काम करते हैं, और दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, और ये क्रिस्टल की तरह, जैसे सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल होता है, तो उसी तरह से ये क्रिस्टल की तरह काम करने लगते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा आपका हेंस बेथे ने और जॉन वैटली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद ये थ्योरी आई। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया कि दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हेंस बेथे एंड जॉन वेट एंड गिव्स अ मच मोर सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इन्होंने बॉन्डिंग के बारे में बताया और कुछ प्रॉपर्टीज बताया कॉम्प्लेक्स का। किसने? इस थ्योरी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स है, उस पोस्टुलेट्स को मैंने ऐसे लिखा है। आप बुक खोल के देखेंगे तो बुक में आपका वर्डिंग्स में लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में इस तरह से लिखा है। अगर आप इसको समझ गए तो आप अपने वर्डिंग्स में भी थ्योरी को लिख सकते हो। मेन होता है समझना, तो आप समझ ही रहोगे तो आप आराम से लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो पहला थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, जो पहला पोस्टुलेट्स है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल लिगेंड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, CFT में, मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैम एक ही चीज को बार बार रिपीट करती रहती है। VBT में मेटल लिगेंड बॉन्ड कोवेलेंट और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल लिगेंड बॉन्ड आयनिक होता है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो आयनिक मतलब मेटल आयन यहाँ पर क्या काम करेगा? केटायन का। किसमें? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल आयन केटायन का काम करेगा, और लिगेंड क्या काम करेगा? एनायन का। ठीक है, इनके बीच में क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा इंटरेक्शन लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, और जैसे सोडियम क्लोराइड में लगता है Na+ और Cl- के बीच में, और एक क्रिस्टल बनाते हैं, तो जस्ट लाइक क्रिस्टल की तरह इनके बीच में बॉन्ड बनेगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब जो दूसरा पोस्टुलेट्स है उसको देख लेते हैं।
It considers the effect of the ligands on the on the relative energy of the d orbitals of the central metal atom. थ्योरी काफी लंबा है, मैंने शॉर्टकट में ऐसा लिखा है, जो मेन पॉइंट है थ्योरी का उसको मैंने इस तरह से लिखा है, इसी को आपको लंबा करके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सेकंड पोस्टुलेट्स ये कह रहा है, सेकंड जो थ्योरी है वो ये कह रहा है कि जो लिगेंड है, जो इनकमिंग लिगेंड है, जो सेंट्रल मेटल एटम के पास आता है, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अभी आराम से पड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी एक जैसी है, आराम से खाना खा रहे हैं बैठ के, पांचों भाई, पांचों मतलब डी ऑर्बिटल्स पांचों आराम से खाना खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड उनके पास आया, उनमें भगदड़ मच गई, क्योंकि लिगेंड एक दबंग आदमी है, उसको खाना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से पांचों डी ऑर्बिटल में क्या हो गया, भगदड़ मच गया, सबकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? फिर से देखिए, सेकंड थ्योरी क्या कह रहा है, इट कंसिडर्स द इफेक्ट ऑफ द लिगेंड्स ऑन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो जो लिगेंड का इफेक्ट होता है वो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी पर पड़ता है। ये सेकंड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर मैंने इस चीज को बनाया है कैसे। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, ठीक है, इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल एनर्जी होती है। पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। डी ऑर्बिटल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। तो डी ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी है सेंट्रल मेटल एटम के पास। लेकिन जैसे ही लिगेंड का अटैक हुआ, जैसे ही इस पर लिगेंड का अटैक हुआ, इन सब की एनर्जी क्या हो गई, स्प्लिट अप हो गई, डिफरेंट एनर्जी में ये सारे ऑर्बिटल्स कन्वर्ट हो गए, ठीक है, सेट में कन्वर्ट हो गए। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो लिगेंड के अटैक होने के बाद जो इनकी डीजेनरेसी थी, डीजेनरेसी का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, तो जो इनकी डीजेनरेसी थी वो खत्म हो गई। डीजेनरेसी जो थी डी ऑर्बिटल्स की, वो यहाँ पर खत्म हो गई, वहां पे एनर्जी बढ़ गई। जैसे लिगेंड अटैक किया तो इन सबकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, बूस्ट अप हो गई, बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद वो स्प्लिट अप हो गए। तो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यही दो थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देन हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। बीच में आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है। और मैंने कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, पॉजिटिव पॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है। और चारों तरफ से स्फेरिकल, चारों तरफ से यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट के फॉर्म में कौन काम कर रहा है, लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड और यहाँ लिगेंड, और सब एक नेगेटिव पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट की तरह, ये सारे नेगेटिव पॉइंट की तरह, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर आप इसके बारे में नहीं समझे रहोगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा है यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के बारे में जानना। तो जरा आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए, ये है आपका डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड, ये है डी एक्स जेड, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है डी जेड स्क्वायर। ये है आपका डबल डंबल शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो आप लोग बनाते हो ना ऐसे 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल्स। ये पांचों डी ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है। एक वेव फंक्शन के फॉर्म में ये होते हैं। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप समझिए ये पांचों डी ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह के होते हैं। पहला जो डी ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। फिर जेड एक्सिस कहाँ होगा, तो जेड एक्सिस क्या होगा, इसके पीछे होगा। यहाँ पर इसका जेड एक्सिस होगा, यहाँ पे, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक्स और वाई, इसके बीच में इन बिटवीन द एक्सिस आपके ये होते हैं कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स वाई एक्स भी लिख सकते हो, डी एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं ये तीन ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पर आपका वाई जेड है, कुछ इस तरह से होंगे, डबल डबल शेप में होते हैं। और ये आपका एक्स जेड कुछ इस तरह से होगा इन बिटवीन द एक्सिस। ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस के बीच में है, ठीक है, बीच में है,
किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच पे है, ठीक है। तो लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, लोब्स मतलब ये लोब्स हो गया, ठीक है, आपने सब पढ़ा होगा 11th में। अब यहाँ पर देखिए जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं ये थोड़ा अलग होते हैं, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये जो ऑर्बिटल्स है अब ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं, ठीक है, या इसे आप अलोंग द एक्सिस भी कह सकते हो। ये इन बिटवीन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस, ठीक है। जैसे आपका ये जो एक्सिस है इसके बीच, इसके ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ही ये लोब्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है डी जेड स्क्वायर में ये जेड एक्सिस है, तो इस जेड एक्सिस के ऊपर ही आपका ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से है, लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अलोंग द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पर जेड स्क्वायर में ये भी जेड एक्सिस के ऊपर ये ऑर्बिटल दिया हुआ है। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गया, पूरी कहानी जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की इन्हीं 5 ऑर्बिटल्स में ही आपका आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स है, जो इनकमिंग लिगेंड्स है, जो लिगेंड्स आ रहे हैं अटैक करने सेंट्रल मेटल एटम के पास, वो आपके अलोंग द एक्सिस आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं। वो लिगेंड कहां आते हैं, अलोंग द एक्सिस। किस केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो लिगेंड्स है, इनकमिंग लिगेंड्स है, वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? लेकिन आपका टेट्राहेड्रल की केस करेंगे तो टेट्राहेड्रल में आपका ये ऑक्टाहेड्रल का मैंने बताया आपको कि जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस अटैक करते हैं, तो आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होती है इनकी एनर्जी फिर बढ़ जाती है, लेकिन उस केस में इन तीनों की एनर्जी घट जाती है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो लिगेंड है आने वाला, ठीक है, जब यहां से वो अटैक करेगा, सपोज दैट कि मेरा जो पेन है वो लिगेंड है, वो यहां से अटैक करेगा, तो आपका जो ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, वो भी यहीं पर स्थित है, यहीं पर प्रेजेंट है, और यहां से ये आ रहा है, भाई दोनों में टकराव होने वाला है। क्या हो रहा है, दोनों में टकराव होने वाला है। जैसे टकराव हुआ एनर्जी बढ़ गई, किसकी, इन दोनों ऑर्बिटल्स की, क्योंकि दोनों इसी शेप में, दोनों अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस आपके लिगेंड्स आ रहे हैं, और ये जो ऑर्बिटल्स है ये भी अलोंग द एक्सिस है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, आपका झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये तीनों उस समय तमाशा बीन बनकर बैठे हुए हैं, ये तीनों चुपचाप देख रहे हैं इन दोनों का टकराव, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल्स कोने में खड़े होकर देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही तरफ दोनों का डायरेक्शन है, एक ही रोड पे दोनों गाड़ियां एक साथ आ रही हैं, ठीक है, तो टकराव होने का टेंशन है दोनों में। लेकिन ये जो तीनों गाड़ियां है ये थोड़ी दूर दूर है, ये आराम से अपना देख रही है, तो उस केस में इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई और इन तीनों की एनर्जी घट गई। जिनमें झगड़ा होता है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो बैठ के चुपचाप देखते रहते दर्शक उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो इन तीनों की एनर्जी कम हो गई, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा हो गई, कब, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तब। लेकिन जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में आपका जो लिगेंड है, जो इनकमिंग लिगेंड है, वो अलोंग द एक्सिस नहीं आता है, वो एक्सिस के ऊपर नहीं आता है, वो कहां आता है, इन बिटवीन द एक्सिस आता है, वो इन बिटवीन द एक्सिस आता है। कौन, लिगेंड, ठीक है। आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके जो आने वाले लिगेंड्स है वो इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे, तो उस केस में आपका यहां पर है लिगेंड, अरे ऑर्बिटल आपका डी ऑर्बिटल, और यहां से आपका लिगेंड आ रहा है और यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच में टकराव हो रही है, इन दोनों के बीच में टकराव हो रही है, इन दोनों के बीच में टकराव हो रही है। तो इस टेट्राहेड्रल के केस में इन तीनों की एनर्जी फिर बूस्टअप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये दोनों अब उस समय तमाशा बीन होके भाई देखते होंगे आराम से कि भाई इन दोनों में, इन तीनों में झगड़ा हो रहा है। लेकिन हम लोग का क्या था, हम लोग तो अलोंग द एक्सिस है, हमारे पास थोड़ा ना लिगेंड आ रहा है, लिगेंड तो इन तीनों के पास आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, अलोंग थोड़ा ना आ रहा है। तो इस वजह से उस केस में इन दोनों की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और इन तीनों की एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। आगे समझ में बात, एक बार बता दूं, इनकमिंग लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो उस केस में जो अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। टेट्राहेड्रल केस में इन बिटवीन
द एक्सिस लिगेंड आता है तो उस केस में उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, मतलब dxy, dyz और dxz। बस यही कहानी है, ठीक है। तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड जो आ रहे हैं लिगेंड, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, और डी ऑर्बिटल खाली तो पड़ा नहीं है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है कुछ, ठीक है ना। तो जो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इधर से लिगेंड आ रहा है, इधर से लिगेंड आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन होगा। नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड और इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है, या एनर्जी जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो जो इनकमिंग लिगेंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी इन दोनों की। लेकिन इन बिटवीन द एक्सिस जो आपके ऑर्बिटल्स है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और जो इनकमिंग लिगेंड है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? बढ़ हो जाएगा और ज्यादा, और इन तीनों की एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, और फिर इन दोनों की एनर्जी फिर घट जाएगी। तो लिगेंड आपका कहां से आ रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल केस में अलोंग द एक्सिस, टेट्राहेड्रल केस में इन बिटवीन द एक्सिस। तो आप आराम से फिर कर लोगे। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 5d ऑर्बिटल्स है किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, और इन पांचों d ऑर्बिटल्स की जो है एनर्जी है वो इक्वल है। इसको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। अभी ये अपने डीजेनरेसी स्टेट में है, ठीक है। डीजेनरेसी मतलब सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है। सेंट्रल मेटल एटम के 3d ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। अब क्या होता है कि जो लिगेंड है, ठीक है, जब वो आने वाला होता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, और एवरेज एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि एवरेज एनर्जी क्या होता है? तो एवरेज एनर्जी का मतलब ये समझिए कि आप शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है, और बाहर भगदड़ मचा हुआ है। तो जैसे आपने सुना कि भगदड़ मचा है, बाहर भगदड़ मचा हुआ है, तो पहले आप तुरंत ही भागना शुरू नहीं करोगे, पहले आप उठोगे चेयर से, देखोगे कहाँ भगदड़ मचा है, उसके बाद भागना शुरू करोगे। तो पहले आपका जो आप क्या बोलते हैं ना, एड्रिनल हार्मोन्स निकलने लगते हैं उस केस में, जब आप डरे रहते हो, शॉकिंग न्यूज सुनते हो कोई भी, तो ऐसा, तो एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि अचानक से ऑर्बिटल्स की एनर्जी पूरी स्प्लिट अप नहीं होती है। पहले जब लिगेंड आने वाला होता है तो उस केस में ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये थोड़ा सा इनकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, थोड़ा सा एनर्जी इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो दूर से ही थोड़ा सा, जैसे ये आने वाला है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? हल्का हल्का रिपल्सन शुरू हो जाता है और एनर्जी हल्की से बढ़ जाती है। फिर जैसे ये पास में आ जाता है तो अभी हल्का सा जो एनर्जी था वो बढ़ा था, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज एनर्जी। लेकिन बिल्कुल पास में लिगेंड आ गया तो ये एनर्जी जो है एवरेज एनर्जी, ये तुरंत ही दो भागों में बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? लिगेंड अभी दूर है और ये डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो जैसे ही लिगेंड पास में आने वाला होता है तो डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में रिपल्सन शुरू होने लगता है, ठीक है। तो उस केस में वो एवरेज एनर्जी में डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहुंच जाती है। लेकिन जैसे वो बिल्कुल पास आ जाता है तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे बढ़ जाती है, बूस्टअप हो जाती है। तो उस केस में ये जो आपका डी ऑर्बिटल्स है ये दो सेट में डिवाइड हो जाता है। एक सेट को बोलते हैं ईजी सेट, एक सेट को बोलते हैं T2G सेट। वो टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है ये डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब इस केस में आप ध्यान दीजिए, एवरेज एनर्जी के बाद ये जो ऑर्बिटल्स है ये दो सेट में टूट गए, स्प्लिट अप हो गए। पहला जो आपका ऑर्बिटल्स बना उसे हम ईजी सेट कहेंगे, और जो दूसरा ऑर्बिटल बना उसे हम T2G सेट कहेंगे, ठीक है। ये पांचों डी ऑर्बिटल टूट गए। तो अब यहाँ पर जो ईजी सेट है, ईजी का मतलब होता है टू फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स है तो टू फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसको बोलेंगे थ्री फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि तीन इसमें है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका ये जो बीच का लाइन है, बीच का लाइन मतलब एवरेज एनर्जी वाला लाइन ही आगे गया है, इसको बोलेंगे बैरी सेंटर। तो इस बैरी सेंटर से जो दो ऑर्बिटल्स है वो कितना ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ गई, कितना बढ़ गई? तो प्लस बढ़ी 0.6 डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो क्या है? तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ओ क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इज दैट क्लियर? तो आपका बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो आपका एवरेज एनर्जी था पहले, तो
एवरेज एनर्जी जो था उससे एनर्जी थोड़ी बढ़ गई ऑर्बिटल्स की, तो वो ईजी सेट पे कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी थोड़ी घट गई एवरेज वाले से, तो उसको बोलेंगे T2G सेट। अब कितना बढ़ा और कितना घटा, तो आपका प्लस प्लस मतलब बढ़ रहा है और माइनस मतलब घट रहा है, तो प्लस 0.6 डेल्टा जीरो एनर्जी बढ़ गई ईजी की, और माइनस 0.4 डेल्टा जीरो एनर्जी घट गई T2G की। अब ये क्या है 2/5, तो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे जिसमें से 2 की एनर्जी बढ़ गई, इसलिए 2/5 हो जाएगा, इसी को आप करोगे तो 0.4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3/5 क्या है, तो 5 ऑर्बिटल्स में से 3 की एनर्जी घट गई, तो 3/5, और इसी को आप सॉल्व करोगे तो 0.6 डेल्टा जीरो है, ठीक है। इसको लिखो या तो इसको लिखो, दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए लिखा था कि मैं आपको बता सकूं ये नंबर आया कैसे, 0.6 और 0.4 आया कैसे, ठीक है। तो अब इन दोनों एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों एनर्जी का T2G और EG के बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम डेल्टा से शो करते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये डेल्टा जीरो हो जाता है, ठीक है। EG क्या है 2 फोल्ड डीजेनरेट, और T2G क्या है 3 फोल्ड डीजेनरेट। अब डी ऑर्बिटल्स जो थे उनके भी यहाँ पर नामकरण हो गया है। इतना आपको बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, इस पर ही पूरी कहानी आपकी टिकी हुई है, ठीक है। तो जो इनकमिंग लिगेंड है वो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अगर इनकमिंग लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो उस केस में EG और T2G का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो जो EG और T2G का जो सेट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझ में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपका डेल्टा जीरो जो है वो ज्यादा होगा, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा जीरो जो है वो कम होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, कब, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तब एनर्जी गैप कम रखेंगे, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी गैप ज्यादा रखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस तरह से हो गया, आपको नोट करना है तो नोट करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया कि इन बिटवीन द एक्सिस जो है वो लिगेंड का अटैक होता है, तो उस केस में इन बिटवीन वाले जो आपके डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी घट जाती है। इसका मतलब आपका ये DXY, DYZ और DZX की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया है। तो आपको मैंने बताया कि जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे DXY, DYZ और DZX, तो जब इन बिटवीन आपका आता है लिगेंड, तो उस केस में इन बिटवीन वाले जो एक्सिस इन बिटवीन, सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जैसे DXY, DYZ और DZX, तो जब इन बिटवीन आपका लिगेंड आता है, तो इन बिटवीन वाले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगी, क्योंकि आपका बीच एक्सिस के बीच में आपका लिगेंड आ रहा है, इस वजह से उस डी ऑर्बिटल में और उस लिगेंड में रिपल्सन ज्यादा होगी, तो उस वजह से उन 3 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। कौन डी ऑर्बिटल्स, DXY, DYZ और DZX। और किसकी फिर घट जाएगी, जो अलोंग द एक्सिस होगी, क्योंकि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल का केस मैंने बनाया है, ये हो जाएगा DXY, ये DYZ और ये DZX, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा T2G सेट बोलेंगे इसको, और यहाँ पर बोलेंगे, अब यहाँ पे G नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे केवल T2 लगाएंगे, G केवल ऑक्टाहेड्रल के केस में लगाएंगे, और ये हो जाएगा EG सेट, सॉरी G नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल केस में G लगता है, G रेंड है वहां पे, ठीक है। तो आपका टेट्राहेड्रल T2 हो गया, और ऑक्टाहेड्रल
जो 3 ऑर्बिटल्स है वो T2 हो गए और जो 2 ऑर्बिटल्स है वो सेट हो गए, ठीक है। 3 फोल्ड डीजेनरेट और ये 2 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से हो गए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन दोनों के बीच की एनर्जी वही क्रिस्टल फील्ड, अब यहाँ पे ओ नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा करेंगे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को बताता है। अब यहाँ पर बीच में आपका बैरी सेंटर हो जाएगा, कितना एनर्जी T2 बढ़ा तो आपका ये जो एनर्जी गैप होती है एवरेज एनर्जी से कितना बूस्टअप हुआ, कितना ज्यादा एनर्जी बढ़ा तो प्लस 0.4 डेल्टा बढ़ गया, ठीक है। और कितना घटा तो माइनस 0.6 डेल्टा घट गया, ठीक है। कैसे करेंगे तो 5 में से 2 जो है वो घट रहे हैं और 5 में से 3 जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका 0.4 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। प्लस का मतलब बढ़ रहा है एनर्जी, माइनस का मतलब घट रहा है एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल सेट। बाकी सब तो मैंने आपको बताया कि एवरेज एनर्जी क्या होती है। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा उस केस में जो डेल्टा वैल्यू है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो इतना होगा। लेकिन जैसे ही वीक फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी गैप कम हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक में दिया होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो आपका सबसे कम CFC वैल्यू आता है इस I माइनस का, सबसे ज्यादा आता है CFC वैल्यू CO का। याद रखिएगा CO का जो CFC वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद Cn माइनस, En, NS3, H2O, OH माइनस। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका H2O और NS3 से लेकर एग्जाम में पूछता है, Cn से भी पूछता है, OH से भी पूछता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ के जो लिगेंड्स है ये वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ के जो लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। आप देखकर भी बता सकते हो। तो आपके बुक में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसको याद कर लेना ताकि आपको आगे जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो वहां पे हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करने हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि FeCN6 4- दिया हुआ है और फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है इस कंपाउंड का। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। क्या इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी नो दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन EG सेट, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन T2G सेट, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब आप बोलोगे कि ये क्या चीज है, तो अभी मैं इसको पूरा क्लियर करूंगी, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहला काम होता है ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो चलो पहले वही काम कर लेते हैं। तो मान लो कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो X है, फिर +6 ब्रैकेट में साइनाइड का -1 इज इक्वल टू -4। तो x -6 इज इक्वल टू -4 मतलब x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आयरन का +2। इतना तो क्लियर हो गया ना आपको। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आयरन का। तो आयरन 26 होता है, मतलब ये आर्गन का हो गया 3d6 4s2 यही होता है ना। लेकिन जब आयरन 2 प्लस करेंगे 26 तो क्या हो जाएगा इसका आर्गन, फिर 3d6 4s0 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर क्या आया आपका 3d6। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया कि 3d6 सिस्टम है। ये कौन सिस्टम है 3d6, मतलब कि d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आप मेन काम करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कीजिए। अब ये डीजेनरेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम हाफ एरो से शो करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये डीजेनरेट स्टेज में है, सबकी एनर्जी इक्वल है, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। लेकिन जैसे ही Cn- अटैक करेगा, Cn- पास में आएगा, इसकी एनर्जी कहां पहुंच गई एवरेज एनर्जी में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Cn- का अटैक हुआ तो ये एवरेज एनर्जी में पहुंचा। उसके बाद बिल्कुल जब पास आ गया, जब आयनिक बॉन्ड बनने लगा, तो उस केस में ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे ये स्प्लिट अप हो गए 2 सेट में। एक हो गया EG सेट
एक हो गया T2G सेट, ठीक है। इनके बीच के डिफरेंस को क्रिस्टल फील्ड, इनके बीच के एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये हो गया बैरी सेंटर आपका, ये कितना होता है +0.6 डेल्टा 0 और ये होता है -0.4 डेल्टा 0, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। और ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको फील करना है। अब यहाँ पर से काम आपका शुरू होगा। 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो सबसे पहले हम, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आप सबसे पहले 1 2 3 यहाँ तक आपने भर दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन को भरने की बात आती है तब आप इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ईजी सेट। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन को आप ईजी सेट में भरेंगे तब वो हाई स्पिन हो जाएगा, लेकिन जब T2G सेट में भरेंगे तो वो लो स्पिन हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां भरूं, ईजी में भरूं कि T2G में भरूं। तो आपको ये याद रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, एनर्जी गैप ज्यादा होती है, इनके बीच की दूरी ज्यादा होती है। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना जंप करके इसके पास पहुंच नहीं पाता है क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, तो वो वापस इसी ऑर्बिटल में चला आता है। कौन, चौथा इलेक्ट्रॉन। फिर ये पांचवा और ये छठा, 6 इलेक्ट्रॉन है, D6 सिस्टम है ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, किसका, सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, ठीक है। तो इस केस में आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। अब आपको बताना है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G सेट में ही गया क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, T2G में गया, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इस चीज को आपको नोट कर लीजिए, T2G में चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। काफी डिटेल से अच्छे से समझा दिया मैंने आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेकर फिर आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है FeH2O6 2+, सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये भी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये भी है। इसमें भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा था, इसमें भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा क्योंकि H2O का 0 होता है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, मतलब ये आपका कौन सा सिस्टम होगा, 3D6 सिस्टम, ठीक है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आपका साइनाइड के केस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, H2O के केस में ये वीक फील्ड लिगेंड है, बस यही अंतर है, ठीक है। बाकी आयरन इसमें भी +2 था, आयरन इसमें भी +2 है। तो सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, सबकी एनर्जी इक्वल है। एवरेज एनर्जी में भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे बढ़ गया। अब जैसे ही उसके बाद क्या होगा, जो एवरेज एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे Eg और T2G सेट में, ओके। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है वो क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी डेल्टा 0 की वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के डेल्टा 0 की वैल्यू से कम होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एनर्जी गैप इतना है और यहाँ पर देखिए एनर्जी गैप कम हो गया क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है। तो अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भरना स्टार्ट करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे, थिंक अबाउट इट। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम इसी में T2G में भरेंगे, इसकी तरह कि हम Eg में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं पहुंचा, ठीक है, वो नीचे ही सेट करने लगा, नीचे ही अपना पेयरिंग करने लगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी गैप कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, एनर्जी गैप कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया, बस यही अंतर है, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग कर ले रहा है, इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कर रहा है, वो ऊपर चला जा रहा है क्योंकि एनर्जी गैप कम है, इसमें एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक है। इसमें तुरंत ही जंप कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि पूरा तो अब फिल हो गया ना। फिर आप नीचे से भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपका 6 हो गया, फिर 7 8 इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। तो आपका यहाँ तक 5 हो गया, छठा इलेक्ट्रॉन को जब भरने की बारी आएगी तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इस तरह से होता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T2G में कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, Eg में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब वो Eg में जाकर सेट हो रहा है, Eg में जंप कर गया, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन Eg सेट, तब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तब ये क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। NiCN42 NiH2O42+, इन दोनों में ही निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, आप निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब कि ये 3D8 सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले निकिल वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका क्रिस्टल फील्ड बनाएंगे। उसके बाद ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, एवरेज एनर्जी के ऑर्बिटल्स। उसके बाद ये स्प्लिट अप हो जाएगा किसमें, T2 में, और साथ ही ये आपका E में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये E ऑर्बिटल और ये T2 ऑर्बिटल, ये 3 फोल्ड डीजेनरेट, ये 2 फोल्ड डीजेनरेट। अब क्यों इसका T2 ऊपर हो गया, E नीचे हो गया, सब मैंने बता दिया आपको बहुत डिटेल से। अब बस इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आएगा, Cn- आएगा, तो उस केस में एनर्जी गैप जो होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, वो ध्यान रखना है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। एनर्जी गैप ज्यादा है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें गया, E ऑर्बिटल में, उसके बाद चौथा E ऑर्बिटल में। अब ये भर गया है, अब बचे हुए जो है वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया बात समझ में, ठीक है। तो इस केस में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेंट्रल मेटल एटम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। E में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, तभी इसमें D8 सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर आपको ये क्या चीज याद रखना है, अब वो चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करता है T2G में, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। G नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल नहीं पढ़ रहे, हम टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जब T2 में आएगा तो हाई स्पिन, जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका E सेट में आएगा, E सेट में, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन E सेट में आया तो क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर E सेट में आएगा तो वो लो स्पिन होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर T2 में आएगा तो वो हाई स्पिन होगा, ठीक है। एनर्जी जब ज्यादा है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन T2 में नहीं पहुंच पाता है, वो E में ही जाने लगता है, पेयरिंग करने लगता है। इज दैट क्लियर? अब आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब और क्या बताना आपको, चलिए इतना तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लो स्पिन हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ये है आपका वीक फील्ड लिगेंड H2O। वीक फील्ड लिगेंड का जब अटैक हुआ तो क्या हुआ, अब इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का गैप क्या हो गया, कम हो गया। तब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एनर्जी गैप कम है तो वो जंप करके T2 सेट में चला गया। कहाँ चला गया, T2 सेट में, E सेट से T2 में चला गया थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा होता तो वो E सेट में चला जाता, और एनर्जी गैप ज्यादा कम होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप कम है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन T2 में जंप करके चला गया। उसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर 7, फिर 8, किस तरह से भरेंगे, समझ आ रहा है।
पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स फिर नीचे से शुरू करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, इस तरह से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? T2 में गया। इसका मतलब कि T2 में थर्ड इलेक्ट्रॉन गया तो वो हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। मीन इसमें आपको याद रखना है क्योंकि ये अलग अलग है, बाकी तो आपका एक ही है पैरामैग्नेटिक। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए सेंट्रल मेटल एटम का, तो ई सेट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 सेट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन। सब कुछ सेम है, देख रहे हो, सब कुछ सेम है, अंतर क्या है? हाई स्पीड और लो स्पीड में। तो एग्जाम में ऐसे ही करके आता है, ठीक है? आपको ऑप्शन दे देगा 4, उसमें हाई स्पीड, लो स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब चेंज करके देगा, आपको पहचानना रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं इसको वापस बताऊंगी।